नमस्कार, हेलो डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे इस खास शो में डॉक्टर से आप सीधा बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही तीसरी लहर से निपटने के लिए उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी की जा रही है। किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसकी तैयारी है। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया गया है। सेकेंड वेव में काफ़ी कमी इन चीज़ों की हुई थी, अब इनकी संख्या बढ़ाई गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती भी की गई है ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट भी तैयार किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू हो पाए। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पतालों को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराया गया। दूसरी लहर को कैसे हराया ये आपको बता दें। सख्ती से लॉकडाउन का पालन हुआ। टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाई गई ताकि जल्द से जल्द टेस्ट होकर मरीजों को इलाज मिल सके। कोविड देखभाल केंद्रों में भी बढ़ोतरी की गई ताकि अच्छे से देखभाल कोविड के मरीजों की हो पाए, संक्रमण को रोका जा सके। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे भी करवाया गया। इसके साथ ही ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं भी शुरू की गई ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, परेशानी ना हो। टेली मेडिसिन की भी शुरुआत की गई ताकि लोगों को मेडिसिन में दिक्कत ना आए, दवाइयों की कमी ना हो। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की भी शुरुआत की गई। तो ये दूसरी लहर के इंतजाम हैं। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार दिया गया ताकि कोई भी इलाज से दूर ना रह सके। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई। ऑक्सीजन की कमी हो तो लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके, इसके लिए इंतजाम किए गए। टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है। लगातार शुरुआत से ही हरियाणा टीकाकरण में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए गए ताकि वहां पर देखभाल मरीजों की कोविड के अच्छे तरीके से हो पाए। इसके साथ ही सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से अधिक कोविड बेड की व्यवस्था की गई ताकि बेड की कमी ना हो। सेकेंड वेव में देखा गया था बेड की कमी रही और उसके बाद तुरंत जैसे ही कमी नजर आई इंतजाम किया गया। सरकार की ओर से अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया। बेड की कैपेसिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ाई गई। ये सारे इंतजाम दूसरी लहर में किए गए और दूसरी लहर से इस तरह से छुटकारा मिला। आवश्यक उपकरण और दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई ताकि कमी ना हो मार्केट में और मरीजों को सुविधाएं मिल पाएँ। 1000 से अधिक चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती की गई ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो, मरीजों को इलाज समय पर मिल पाए। काफ़ी ज़्यादा संख्या में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी संक्रमित हुए। आशा वर्कर ने घर घर जाकर सर्वे भी किया ताकि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जा सके। इसके साथ ही 13 मिलियन लोगों की जांच भी की गई। तो लगातार ये व्यवस्थाएं हरियाणा में की गई और इन्हीं व्यवस्थाओं के जरिया दूसरी लहर को हराया गया। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल हैं जो कि स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर कार्तिक, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। डॉक्टर अभिनव हमारे साथ हैं जो कि फिजिशियन हैं। डॉक्टर अभिनव, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। डॉक्टर अभिनव, आप ही के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ सर। हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जरिया लोगों को कम से कम परामर्श घर बैठे मिल पाए, कहीं उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर कोई भी सवाल उनके मन में, कोई भी संदेह है वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड के संक्रमण को लेकर, तो वो आपसे पूछ पाएँ
और सभी दर्शकों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में, आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप सीधा कॉल करिए हमें और डॉक्टर्स के साथ जुड़िए। 2 डॉक्टर आज हमारे पैनल में मौजूद हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। कोविड से जुड़ा हुआ कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वायरल जो इस वक्त चल रहा है इसको लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अभिनव, आप ही के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ। दर्शक हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप क्लियर करें, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल है और लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि वायरल के मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे में सावधानी लोगों को अब बरतनी चाहिए? सर बिल्कुल सही बात है, मामले बढ़ रहे हैं। इनके शुरुआती लक्षण कोविड के साथ बहुत मेल खाते हैं। मलेरिया में शुरुआत में हाई ग्रेड फीवर होता है और आजकल जो वायरल है उसमें मिक्स पिक्चर है। कई लोग हाई ग्रेड फीवर के साथ 101, 102 के फीवर के साथ आ रहे हैं, कई लोग लो ग्रेड फीवर के साथ भी आ रहे हैं। लो ग्रेड फीवर हमेशा हमें कोविड के साथ कंफ्यूज करेगा, कोविड की निमोनिया के साथ कंफ्यूज करेगा। कोविड के शुरुआती दिनों में कभी भी लो ग्रेड फीवर हमेशा लो ग्रेड फीवर ही होता है, कभी हाई ग्रेड फीवर नहीं होता जी। छठे दिन के बाद जब निमोनिया डेवलप होता है तब वो हाई ग्रेड फीवर कन्वर्ट होता है जी। लेकिन इन सब चीजों के अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत है, छठे सातवें दिन पे सैचुरेशन 94, 93 से नीचे जा रहा है तो, और अगर आपको कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, अगर आपकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो विदाउट टेस्टिंग हम इन चीजों को 100% तौर पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो हमारे लिए बेसलाइन इसके लिए यही रहेगा कि टेस्टिंग जरूर कराएं। अगर अभी भी आपको डाउट है जरूर टेस्टिंग कराएं, फीवर है टेस्टिंग कराएं, फीवर के साथ कफ है तो टेस्टिंग जरूर कराएं। आजकल बहुत ओवरलैप आ रहा है, वायरल के साथ कफ पेशेंट के साथ, कफ के साथ पेशेंट आ रहे हैं और हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं। तो इसमें जहाँ भी लक्षण लगे वहाँ टेस्टिंग कराएं और अपना वही जैसा पहले हम बताते थे कि सैचुरेशन देखते रहे तो सैचुरेशन देखते रहे। ठीक है डॉक्टर कार्तिकेय, इस वक्त देखिए सबकी चिंताएं इस वजह से भी बढ़ रही हैं क्योंकि थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और थर्ड वेव तो अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले वायरल फीवर ने लोगों को जकड़ लिया है। तो थर्ड वेव को लेकर भी लोगों के दिमाग में अब टेंशन है, चिंता है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो क्या और नुकसान हो सकता है, क्योंकि सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उससे लोगों में भय का माहौल है। तो उससे बचने के लिए कोविड के लिहाज से और क्या कुछ अभी से हमें करना होगा? सबसे बिल्कुल सही बात है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बेटर देन क्योर, तो हमें थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है। वो हम जैसे कि सब लोग बार बार बहुत टाइम से कह रहे हैं कि मास्क और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज रखना और 2 गज की दूरी, अगर हम ये सब चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे, हम अपनी डेली लाइफ में इसको लाएंगे तो थर्ड वेव नहीं आ सकती। थर्ड वेव क्या, जो अब कोरोना चल रहा है वो भी जल्दी से जल्दी खत्म होगा। ठीक है डॉक्टर अभिनव, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर हमने तमाम इंतजाम पहले से किए हैं। सेकेंड वेव में उतने इंतजाम संसाधन नहीं थे, लेकिन उनको डेवलप भी किया गया, संसाधनों को जुटाया गया और सेकेंड वेव पर भी हमने अंकुश पाया। थर्ड वेव से पहले काफ़ी सारे इंतजाम किए गए हैं। लोगों को घर में और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, मास्क और सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन आम रूटीन में, दिनचर्या में कौन कौन से वो ज़रूरतें हैं जिनको हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। सेकेंड वेव के बाद भी अभी भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। 24,000, 25,000, 30,000, 35,000 तक मामले भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, हमें अभी जो भी बहुत सारी ऐसी जनता है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, तो सबसे पहले तो सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन की जिन्होंने 1 डोज लगवाई है और वो सेकंड डोज के लिए डिले कर रहे हैं, वो भी उन्हें जल्दी से जल्दी सेकंड डोज लगवानी चाहिए। तो वैक्सीनेशन सबसे पहले वो लगवाएं। उसके बाद जो है ये है कि वो किसी भी बीमार व्यक्ति के पास नहीं जाएं और अगर वो खुद बीमार हैं तो वो बाहर नहीं जाएं, बाहर खुले में नहीं घूमें, वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपना उपचार स्टार्ट करें, राइट। एंड फिर घर से अगर बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क जरूर डालें। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग मास्क का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कोरोना खत्म हो गया है, बट कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है एंड मास्क का उपयोग कंटिन्यू रखें। ठीक है डॉक्टर कार्तिकेय, स्किन से जुड़ी क्या समस्याएं भी लोगों में रही हैं कोविड काल में, क्योंकि फंगस के मामले हमने देखे,
लेकिन क्या आपके पास जो मरीज आए, आपके पास जो भी पेशेंट आए, उन्होंने इस तरीके की क्या कोई शिकायतें की? अगर हैं तो आप उनके बारे में बताइए। हाँ जी, वैक्सीन के बाद कुछ लोगों की है जैसे कि अर्टिकेरिया वगैरह, थोड़ी बहुत खारिश हुई है जो कि टेम्परेरी होती है और जल्दी ही जो है अपना चली जाती है, विद और विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है। एंड कोरोना के बाद भी लोगों में जो है रैशेस डेवलप हो रहे हैं स्किन में। कुछ लोगों को कोरोना डिटेक्ट ही रैशेस की वजह से हो रहा है। रैशेस के साथ वो आते हैं, फिर उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो थोड़ा बहुत बुखार भी होता है, तो उससे फिर उन्हें कोरोना डिटेक्ट होता है। तो इसलिए अगर कोई रैशेस आपकी स्किन पे आ रहे हैं जो कि आप पहले कभी नहीं आए और साथ में बुखार भी आ रहा है, तो ये कोरोना का लक्षण हो सकता है, राइट। एंड जो इसमें एक और चीज़ आ रही है कोरोना के बाद जो स्किन से रिलेटेड है, वो है हेयर फॉल। कोरोना के 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है जो कि 2-3 महीने तक चलता ही है। इवन विद ट्रीटमेंट भी वो ठीक 3 महीने बाद ही होता है, क्योंकि उसे टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं और एकदम से बाल टेम्परेरीली बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। ये एक बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट्स आ रहे हैं कि जिनको हेयर फॉल था और उनसे जब पूछा जाता है कि कोरोना हुआ था, तो वो कहते हैं हाँ जी, आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोरोना हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें किस तरीके की शिकायतें हैं? जो वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, कौन सी शिकायतें लेकर मरीज आ रहे हैं और उनके लिए सावधानियां क्या होनी चाहिए? जी, उनको सबसे ज़्यादा कि बॉडी में इचिंग हो जाती है, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, धापड़ भी बोलते हैं हिंदी में, धापड़ पित्त की बीमारी भी बोलते हैं, जो एक पित्त उछलता है जिसे हिंदी में आमतौर पर बोला जाता है। वैसे सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स, या फिर जो कोरोना जिनको अभी थोड़ा बहुत होकर हटा है, उनको सबको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उनके लिए उनका बहुत ईजिली एंटी एलर्जिक्स के साथ ट्रीटमेंट हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखी है। डॉक्टर अभिनव, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है सर? अभिनव जी। हाँ जी सर। जी सर मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी हमने काफ़ी ज़्यादा सेकेंड वेव में देखी है। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इस बार, इसलिए हम इंतजाम भी पहले से कर रखे हैं। ऑक्सीजन प्लांट को हमने लगाया है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी तरीके से हो पाए, लेकिन नेचुरल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम लापरवाही करते हैं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इसलिए जो चीज़ें हमें करनी चाहिए रोज़ाना अपने रूटीन में, वो हम नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँगा आप उन बातों का आज जिक्र करें ताकि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, ब्रीथिंग की दिक्कत ना हो, इसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ और हमें घर में करना चाहिए? सर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम के लिए 2 सबसे बड़ी जो जरूरी चीजें हैं, वो एक है हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा है पोल्यूशन। ये 2 सबसे बड़ी चीजें हैं। तो एक तो हमें पोल्यूशन से बचना चाहिए और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो एक्सरसाइज बढ़ाएं जिससे ताकि हमारी फेफड़े की सांस लेने की क्षमता मजबूत हो। दूसरा सांस की एक्सरसाइज, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं, सांस की एक्सरसाइजेज भी करें। प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, शंख बजाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सांस की, तो वो हमें बहुत जरूर करनी चाहिए। तो अभी ये सारी एक्सरसाइजेज हमें अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत और अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है, तो करनी चाहिए सर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोविड काल में ये बताया गया कि विटामिन सी, विटामिन डी, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा शरीर को आवश्यकता है और इनकी कमी से ही इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। डाइट को लेकर अगर आप कुछ बता पाएँ तो अभिनव जी। सर बैलेंस डाइट इज द की। बैलेंस डाइट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जिसमें एक निश्चित मात्रा में 25 to 30% के करीब फैट हो, 35-40% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स हो, एक रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी है और बची मात्रा बचते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं हमारी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीजें अपनी जितनी मात्रा में जरूरी होनी चाहिए उतनी मात्रा में होनी चाहिए। यही बात विटामिन सी की। विटामिन सी के लिए दवाई के पीछे, गोलियों के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नींबू और आंवला, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। अंकुरित मूंग और अंकुरित चने विटामिन सी के और प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो हमको इनके ऊपर डाइटरी रिसोर्सेज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए सर। वही हेल्दी डाइट और एक बैलेंस डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर कार्तिकेय, एक सवाल मेरे पास सोशल मीडिया पर आया है। एक सज्जन पूछ रहे हैं कि उन्हें बीपी की दिक्कत है और हार्ट की प्रॉब्लम भी है।
कोरोना की वैक्सीन को लेकर उनका सवाल है। क्या गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं, चाहे उनको बीपी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, और भी तमाम लोगों के सवाल रहते हैं गंभीर बीमारियों में, इनके लिए वैक्सीन क्या सही कदम है वैक्सीन लगवाना? इनके लिए सबसे ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। इवन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हाइपरटेंसिव्स हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें वैक्सीन लगवाना। क्योंकि अगर इन पेशेंट्स को कोरोना से इन्फेक्शन होती है तो जो इनको इन्फेक्शन होगी वो काफ़ी सीरियस होगी, उसमें इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए इनको कोरोना से प्रिवेंट करना सबसे ज़रूरी है कि इन ऐसे पेशेंट्स को जिनको एक तरफ से हाइपरटेंशन है, एक तरफ से डायबिटीज़ है, उनको कोरोना से चलिए डॉक्टर अभिनव, एक सवाल ये भी है इसी से जुड़ा हुआ कि जो दवाइयाँ खा रहे हैं मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित, क्या उन दवाइयों को बंद करना है अगर वैक्सीन लेनी है तो? अगर कोई बीपी की दवाइयाँ खा रहा है तो क्या वो दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी वैक्सीन लेते समय? ये काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है। अभिनव जी। नहीं, कोई दवाई बंद नहीं करनी है सर। सारी दवाइयाँ सेम कंटिन्यू रहेंगी, मेडिकेशन सारी कंटिन्यू रहेंगी। आपको वैक्सीनेशन लगवानी बहुत जरूरी है। और हमें किसी भी गंभीर दवाई की, वो डायबिटीज है, वो हाइपरटेंशन है, वो सीकेडी है, कोई दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है सर। सारी दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल चलेंगी। इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर फीवर आता है, बॉडी एक होता है, तो उसके लिए पैरासीटामोल या कॉम्बिफ्लिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जोड़नी है। बंद कोई दवाई नहीं करनी जी। क्योंकि डॉक्टर अभिनव, अभी मौसम भी बदल रहा है और वायरल भी चल रहा है। डेंगू मलेरिया के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, बुखार की समस्या लोगों के सामने है। लोगों का सवाल फलों और सब्जियों को लेकर भी है कि इस सीज़न में और अभी जो दौर चल रहा है वायरल का, इस सीज़न में कौन कौन से फलों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं खुद को फिट रखने के लिए? सब्जियों पर, किन सब्जियों पर जोर देना ज़रूरी है? सर, सब्जियां, मौसमी फ्रूट, जो मौसम के हिसाब के फ्रूट बाजार में आते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उन्हीं के ऊपर ही जोर देना चाहिए। और इसके अलावा अलग से किसी बेमौसम फ्रूट के पीछे, फल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो बाजार में मौसम है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं बाजार में, जो भी फल बाजार में मौजूद हैं, उन्हीं को ही बैलेंस डाइट के तौर पे ही लेना है। किसी एक चीज के पीछे नहीं भागना, किसी एक चीज पे जोर नहीं देना। बैलेंस डाइट जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अभिनव, एक सवाल मेरे पास सोशल मीडिया पर यह भी सामने आया है कि वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने लगवा ली है, उसके बाद सेकंड डोज का समय तो आ गया है, लेकिन इस वक्त उनको फीवर है, तो ऐसे में क्या करना है अब सेकंड डोज के लिए? सर, फीवर सबसाइड होने का इंतजार करना है सर। हफ्ता 10 दिन में जब फीवर सबसाइड हो जाए उसके बाद हम सेकंड डोज के लिए जाएंगे। ठीक है। और एक सवाल ये भी है कि जो पैरासीटामोल या फिर हम क्रोसिन का जिक्र करें और जिन भी दवाइयों का जिक्र करें जो कि ली गई हैं कोविड काल में, थोड़ा सा बुखार होने पर डॉक्टर्स ने भी उनको सजेस्ट किया था, क्या इन दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है? बार बार अगर हमें फीवर आता है तो हम क्रोसिन खाते हैं या फिर पैरासीटामोल खाते हैं, क्या ये दिक्कत पैदा कर सकती हैं आगे चलकर? सर, पैरासीटामोल, क्रोसिन आपको सिर्फ बुखार से निजात दिलाने के लिए है, वो इलाज नहीं है बुखार का। तो आजकल अगर वायरल चल रहा है तो तब तक बुखार है तब तक ही पैरासीटामोल लें। कोविड में था, जब तक बुखार था तब तक पैरासीटामोल लेनी थी। उसके बाद इस तरह की दवाइयां जिनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ये किडनी के लिए बहुत घातक दवाइयां हैं। जो लोग इनको लंबे समय तक लेते हैं उनकी किडनी के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इन दवाइयों को जितना जरूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए। जहाँ तक जरूरत है, जहाँ तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उससे आगे इन दवाइयों को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक सवाल ये भी है, जो फंगस के मरीज सामने आए हैं, इसको लेकर लोगों की अब चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि कोविड काल के बाद जो मरीज रिकवर हुए कोरोना से, कई मरीजों में ब्लैक फंगस हमने देखा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इसके लिए पहले से कुछ करना भी होता है, कोई सावधानियां बरतनी होती हैं लोगों को? अगर कोई कोविड का शिकार हो चुका है, उसको ब्लैक फंगस नहीं हुआ है, तो क्या आगे हो सकता है और उसके लिए सावधानियां क्या होनी चाहिए? कोविड जैसी बीमारी खुद एक इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब कोविड की बीमारी के दौरान भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
इसके ऊपर अगर मरीज को HIV है, मरीज को डायबिटीज है, मरीज स्टेरॉइड की दवाइयां ले रहा था, तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक था और ऊपर से कोविड ने उसे और वीक कर दिया। इसके साथ जब ऑक्सीजन मरीज को दी गई, तो उस ऑक्सीजन का पाइप अगर चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन के अंदर जो हम पानी डालते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, वो पानी हमें RO वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज नहीं किया है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं ब्लैक फंगस के लिए। तो इसके पहले से बचाव के लिए तो हम इसका यही कर सकते हैं कि हम अपनी डिजीज को कंट्रोल में रखें। किडनी डिजीज है तो वो कंट्रोल में रहे, शुगर है तो वो कंट्रोल में रहे, स्टेरॉइड की अगर हम ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में जिनको ट्रांसप्लांट लिया उनकी दवाइयां ले रहे हैं, तो वो ले भी रहे हैं तो पूरी तरीके से बचाव रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसका मतलब जो जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों में जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचें। उनसे बचने का यही तरीका है, जो कोविड के यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है वही है उनसे बचने के तरीके। तो अगर आगे हम सोचें कि आगे ब्लैक फंगस हो जाएगा तो उसके चांसेस कम है। जब तक आपको कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कोविड जैसी जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, उसके बिना ब्लैक फंगस नहीं होगा। कोविड से पहले हमने ब्लैक फंगस नहीं देखा था, बहुत रेयर केसेस आते थे ब्लैक फंगस के, और अभी कोविड खत्म हो गया तब भी ब्लैक फंगस बहुत रेयर है, अब भी केसेस नहीं आ रहे। तो इसमें अगर पहले से प्रिवेंशन लेनी है तो यही लेनी है कि हम अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, इसके लिए अच्छी डाइट लें और अपनी डिजीज को कंट्रोल में रखें। लेकिन डॉक्टर अबनब, ये जो अलग अलग कलर का फंगस आया था, ये क्या था? अलग अलग कलर के फंगस में क्या अंतर है? जी सर, हमें इनके कलर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इनकी कलर कोडिंग गलत तरीका है इनको करने का। हमें फंगल डिजीज पे जाना चाहिए, इनके ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, सबमें ऑलमोस्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है जी। तो आप कलर कोडिंग के लिए आपको या आम जनता को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किस कलर का फंगस जो न्यूज में बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, उसके लिए आम जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बचाव पे ध्यान दें और कोई नहीं, उनका ट्रीटमेंट सेम है, सारे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पे ही ट्रीटमेंट होगा उनका, और उनके होने का तरीका भी सबका सेम है। आम जनता में आम दिनों में आपको फंगस इन्फेक्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, डॉक्टर कार्तिकेय हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर कार्तिकेय, डेल्टा प्लस वेरिएंट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को डरा कर रख दिया। अब एक और नए वेरिएंट का जिक्र हो रहा है, R.1 वेरिएंट, जिसके पहले केसेस जापान में मिले और अब अमेरिका समेत 35 देशों में इसके मामले में इस तरह की जानकारी है और पूरी दुनिया में लगभग 10,000 के आसपास इस वेरिएंट से लोग संक्रमित हैं। इसके बारे में क्या कोई अभी रिसर्च चल रही है, कोई शोध चल रहा है और क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ जी, अभी जो वैक्सीन्स का जो ट्रायल चल रहा है उसकी सारी मल्टी वेरिएंट वैक्सीन्स ही, अब जो जितनी भी रिसर्च वैक्सीन्स के ऊपर चल रही है उसमें सारी मल्टी वेरिएंट वैक्सीन्स ही चल रही हैं, ताकि जो भी हम अब वैक्सीन लगवाएं उसमें कुछ ऐसा ना हो कि ये वाली वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को कवर नहीं करती, ये R1 वेरिएंट को कवर नहीं करती। तो इसीलिए अब जो जितनी भी वैक्सीन हमें बाद में दोबारा मिलेंगी वो सारी वैक्सीन सारे वेरिएंट्स को कवर करेंगी, राइट। एंड डिफरेंट वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसके वेरिएंट्स आते ही रहेंगे, कभी कोई वेरिएंट कभी कोई वेरिएंट। तो जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो तो खैर, जैसे अब किसी को कोरोना हुआ तो जो उसके पास इम्यूनिटी है वो बाकी सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट है जी, राइट। तो अब जैसे मान लो किसी को एक वेरिएंट ऑफ वायरस से कोरोना हुआ तो उसके पास जो इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो उसको डेल्टा वेरिएंट से भी प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन को और बाकी वेरिएंट से भी प्रिवेंट करेगी, राइट। तो ऐसे ही जो वैक्सीन्स जो हैं वो पहले डेल्टा वेरिएंट्स पे इतना इफेक्टिव नहीं थी, राइट। जो अब नई वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं वो सारी डेल्टा वेरिएंट पे भी इफेक्टिव है। एक दर्शक गुलशन है हमारे साथ दिल्ली से। गुलशन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए आप। था कि मैंने पहली डोज कोविशील्ड की लगवाई थी, तो बाद वाली मैं कोविशील्ड के अलावा कोई और ले सकता हूँ? आप कोविशील्ड की ही सेकंड डोज लगवाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। आप अगर उसके अलावा कोई और डोज लगवाओगे तो क्या है कि एक डीएनए वैक्सीन जो है और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है, राइट। तो बेसिकली अगर आप सेम जो आपने पहले कंपनी की वैक्सीन लगवाई है उसी को लगवाएंगे तो ही आपको फायदा होगा, और अगर आप दूसरी किसी वैक्सीन को लगवाना चाहोगे वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका नंबर रजिस्टर है आप उसी नंबर पे सेकंड वैक्सीन लगवा सकते हैं एंड कंप्यूटर उसको दूसरी वैक्सीन को नहीं उठाएगा। चलिए, शुक्रिया गुलशन जी, आप जुड़े और आपने अपना सवाल भी किया। उम्मीद है कि डॉक्टर कार्तिकेय ने जो आपको जवाब दिया है आपको उससे संतुष्टि मिली होगी और जिन बातों का जिक्र
डॉक्टर कार्तिकेय ने अभी किया, उनको आप फॉलो करें। सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपके जहन में कोई भी शंका है, वैक्सीनेशन को लेकर, संक्रमण को लेकर कोई सवाल आप वायरल फीवर को लेकर पूछना चाहते हैं, किसी दवाई को लेकर कुछ कंसल्ट आप करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और लगातार डॉक्टर्स के साथ आप बातचीत करिए और जानिए कि आखिर क्या जो भी दिक्कत आपके साथ है उसका समाधान, उसका सलूशन कैसे होगा। डॉक्टर कार्तिकेय, लगातार हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिक्र कर रहे हैं। सेकेंड वेव में हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई, उससे पहले फर्स्ट वेव के बाद लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क लगाना छोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए। थर्ड वेव को लेकर क्या और भी गाइडलाइंस हैं या फिर अभी भी इन्हीं सभी चीज़ों को हमें फॉलो करना है? जी हाँ, अभी भी हम वो छोड़ नहीं सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो हमारे सेकेंड वेव में जो हमारे पास नहीं थी और जो थर्ड वेव में हमारे पास चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। इस टाइम इंडिया की लगभग 50% एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गई है, जिसका लाभ हमें थर्ड वेव को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है जी। और दूसरा ये है कि कोई भी अब ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो, जैसे कि हमने पहले वीडियोस देखी थी कि कैंपटी फॉल पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे एंड कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, सब लोग एक बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग के एक ही जगह नहा रहे थे जी। तो ऐसी चीज़ अब नहीं करनी चाहिए। हमें ये चीज़ हमने सीख ली है सेकेंड वेव से कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ऐसे टूरिज्म वाले काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमें बाहर जाना हो और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के हम लोग एक साथ रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, विटामिन सी और विटामिन डी का जिक्र जो लगातार हम कर रहे हैं और कोविड काल में हमने किया, इसको लेकर क्या चीज़ें हमें घर में करनी चाहिए? क्योंकि देखिए दवाइयों पर निर्भर ना रहें, इस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, और दवाइयों के अलावा हम नेचुरल चीज़ों से विटामिन की पूरी कमी पूरी कर सकें, इसको लेकर क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी होंगी? कमी का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में है पुअर डाइटरी हैबिट जी। इसका मतलब जो हम प्री प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो फास्ट फूड लेते हैं, जो फ्रोजन फूड लेते हैं, ये सारी चीजें हैं बैड फूड हैबिट्स जो है वो सबसे कॉमन कारण है इनका। मैं दोबारा उसी बैलेंस डाइट के ऊपर अगर जोर दूंगा तो अगर हम उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, सभी तरह के जो मौसमी फल फ्रूट हैं और सभी प्रकार के फल, अगर हम उनको इक्वल मात्रा में रखेंगे, लगातार एक्सरसाइज करेंगे, एडिक्वेट सन एक्सपोजर देंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और कारण होगा जिससे विटामिन की कमी हो सकती है और बाकी मेडिकल डिजीज हो सकते हैं जिनमें होती है। तो अगर वो हम नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो हमें इन चीजों की दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी विटामिन सी के बारे में अगर जिक्र किया तो आंवला, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आंवला जरूर लेना चाहिए। ठीक है, एक दर्शक पलवल से भीमसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीमसेन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि मैंने 2 डोज लगवा चुका हूँ, वो वैक्सीन कौन सी है, और मुझे थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम थी, एंजियोग्राफी मैंने राम मनोहर लोहिया से कराई हुई थी, तो इसलिए मैं डॉक्टर से राय लेने के लिए अभी ये पूछ रहा हूँ। मुझे अभी धड़कन बन जाती है और दोनों वैक्सीन में लगा सकता हूँ, ये मेरी समस्या है। डॉक्टर कार्तिकेय, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी धड़कन बढ़ जाती है ना वैक्सीन के बाद से? आपका क्वेश्चन मुझे एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। भीम जी, आपका सवाल यही है कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यही आपको दिक्कत हो रही है? भीम जैन जी, आप हैं हमारे साथ? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, फोन पे तो आ रही है आवाज जी। टीवी की आवाज बंद करिए सर, पहले टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए। टीवी की आवाज बंद करिए और फोन पर बात करिए। आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। क्या आपको ब्रीथिंग की कोई दिक्कत है? धड़कन आपकी बढ़ जाती है? दोनों वैक्सीन आप ले चुके हैं, और क्या आपने एड ऑन किया अपने सवाल में? मेरी दिक्कत यह है कि मैंने कोविड उसका टीका लगवाया था जी, तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया था, लेकिन मेरे पास मैसेज अब तक नहीं आया। सर ये आप कोविन पोर्टल पे नहीं सर, इसके लिए आप उस सेंटर पर जा सकते हैं या कोविन ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
अगर बीमारी से जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल है तो आप करिए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बालकृष्ण अगले दर्शक। बालकृष्ण जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। हो गया जी, मेरा हो गया। चलिए, लगता है अब संपर्क हमारा कट गया है। सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज़ बंद कर लें या फिर अपने टीवी सेट से दूर हटकर बात करें, ताकि आपका सवाल डॉक्टर सही तरीके से समझ पाएँ और उसका जवाब भी दे पाएँ। और सिर्फ बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल करिए। संक्रमण से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, वैक्सीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, वायरल बुखार से जुड़ा हुआ या किसी बीमारी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर कार्तिकेय, दोनों वैक्सीन्स को लेकर क्या अभी भी लोगों के मन में भ्रम की स्थिति है? क्योंकि देखिए, एक बड़ी संख्या तो हो गई है वैक्सीनेट लोगों की, लेकिन अभी भी वैक्सीन को लेकर लोग सवाल पूछते हैं। जी हाँ, जो आप भ्रम की ये स्थिति बता रहे हैं, ये पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पर अब जैसे जैसे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो लोग आपस में बात करके बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वैक्सीन के बाद बिल्कुल सेफ है। तो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर आप पहले सेंटर्स पे देखते हैं तो सेंटर्स पे वैक्सीन जो है वो अनयूज्ड रह जाती थी, मतलब अभी डोज बच जाती थी और उन्हें टाइम 5 बज जाते थे। बट आजकल क्या है कि आजकल 2 बजे ही सारी डोज 400-500 डोज जो सेंटर पे आती है वो एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है कि उन्हें पता चल गया है कि इसके कुछ ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए वो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगवा रहे हैं। ठीक है, एक दर्शक फरीदाबाद से सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। ये मेरा अटैक आ गया, मैंने स्टंट डलवाए थे जी। तो मैं अभी वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या? डॉक्टर अभिनव, आपने सवाल सुना तो जवाब दीजिए सर। जल्दी लगवाओ, और अगर दोनों डोजेज नहीं लगी है तो और भी जल्दी लगवाओ, और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर्स का यही कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वैक्सीन लेनी ही चाहिए। अगर आपके साथ कोई बीमारी है तो आप बेशक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे कंसल्ट करें कि आखिर क्या उनको आगे करना है। लेकिन वैक्सीन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव को रोकने के लिए यही एकमात्र ऐसा कदम है जिसके ज़रिए हम कोरोना को कमज़ोर कर सकते हैं और थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं, इसके असर को कम कर सकते हैं। जिस तरीके से हम मास्क रोज़ाना लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसी तरीके से अपने जहन में एक बात ज़रूर हमें बैठानी होगी कि वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। कोविड के नियमों का पालन करने के साथ साथ हमें दवाई के तौर पर वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के माध्यम से ही कोविड का खतरा टाला जा सकता है। और उस दौर को भी याद करिए कि किस तरह से एक एक घर में सभी परिजन कोविड का शिकार हुए थे और लोगों की मुसीबतें बड़ी थीं, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें थीं। तो जाहिर है कि आगे इस तरीके की सिचुएशन ना बने, इससे पहले ही हमें सजग और सावधान रहना पड़ेगा। डॉक्टर कार्तिकेय, वैक्सीनेशन का एक ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने है जो कि लोगों को आगाह करता है। फर्स्ट वेव में काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी भी पॉजिटिव हुए और सेकंड वेव आने से पहले उन लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि वो वैक्सीनेट हुए थे, तो सेकंड वेव में भी जो लोग कोरोना का शिकार हुए उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, कम से कम अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अस्पताल में अगर गए तो मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा कम रही। ये एक उदाहरण है वैक्सीनेशन का, और अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है ये उनके लिए एक संदेश भी है, ये माना जाए। डॉक्टर कार्तिकेय? बिल्कुल जी, जो पहले हेल्थ केयर पर्सनल थे वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे और उनमें भी मोर्टेलिटी का रेशो बहुत ज़्यादा था। बट सेकेंड वेव में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस बार सबसे पहला चरण जो वैक्सीनेशन का था उसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको वैक्सीनेट किया था। इसका परिणाम हमने देखा सेकेंड वेव में कि बहुत ही कम संक्रमित हुए, और जो संक्रमित हुए भी उनमें से उनको आईसीयू एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मामूली बुखार खांसी वगैरह से ही वो ठीक हो गए। डॉक्टर अभिनव, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वैक्सीन को लेकर उनके मन में क्या रहता है? क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी आपसे सवाल पूछा जाता है? सर, इसमें दो तरीके की चीजें हैं। मेरे पास कई बार पोस्ट वैक्सीनेटेड पेशेंट आते हैं माइल्जिया के साथ कि पूरी बॉडी में उनके मांसपेशियों में दर्द है,
कुछ कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा प्रोलोंग माइल्जिया था, 3-4 दिन तक माइल्जिया था। लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन आपके और आपके दर्शक पूछ रहे हैं कि अब भी लगवाएं क्या, पुरानी बीमारी है, लंबी बीमारी है, अब भी लगवाएं क्या, दवाइयां कंटिन्यू करें क्या, हार्ट की दवाइयों का क्या करें, तो इस तरह के सवाल लेके ही मरीज मेरे पास आते हैं। तो उन सबके सवाल जवाब वही है जो हमने आज भी डिस्कस किए। एक जो बड़ा मुद्दा अभी आ रहा है कि जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है, अब वो दूसरी डोज के लिए रिलैक्स हो गए हैं थोड़ा, तो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, पीछे टाले जा रहे हैं। एक वो चीज भी गलत है, जिनका मैसेज आ चुका है कि आप क्या डेट ड्यू है और आप वैक्सीन लगा लीजिए, फिर भी नहीं लगवा रहे हैं। तो इस तरह के भी कई पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, तो उनको इसी चीज के लिए एनकरेज करना है कि जल्दी से जल्दी दोनों डोज लगवा लीजिए। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट। ठीक है, दोनों डोज बहुत जरूरी हैं। यमुनानगर से बालकृष्ण हमारे साथ हैं एक दर्शक। बालकृष्ण जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। मेरा सवाल ये है, मैंने लगवाई थी वैक्सीन। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, सवाल पूरा करिए अपना। मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन उन्होंने ना मेरे को, मुझे आज हफ्ता 10 दिन हो गए इस बात को। हेलो सर, अपना सवाल पूरा करिए। तो एक तो मेरा उन्होंने जो टीका लगवाया ना, कोवैक्सीन, वो जो लगाई है उन्होंने, कौन सी कोविशील्ड लगाई है, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को घबराहट सी रहती है, पसीना बहुत आ रहा है और बदन टूटा रहता है और सर्दी जुकाम, इस तरह बहुत ज्यादा परेशान होया हूँ। 10 दिन हो गए मेरे को। 10 दिन पहले आपने वैक्सीन लगवाई थी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर कार्तिक, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें सर। देखिए, वैक्सीन का जो बुखार रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक मैक्सिमम रह सकता है। उसके अलावा वैक्सीन का बुखार होना बहुत मुश्किल है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपना, वैसे इनको वायरल फीवर भी हो सकता है या फिर इनको हो सकता है कि पहले से थोड़ा बहुत कोरोना चल रहा हो, तो एक बार अपने लोकल हॉस्पिटल में एक बार डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वैक्सीन से ये होना बहुत मुश्किल है 10 दिन तक। 2-3 दिन तक समझ आता है, बट 10 दिन तक होना बहुत मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया बालकृष्ण जी जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। डॉक्टर कार्तिक आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नज़दीकी अस्पताल में अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के 2-3 दिन बाद तक तो आपको फीवर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता है। पंजाब से शोभा सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभा सिंह जी, आपका स्वागत, अपना सवाल करिए। शोभा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, सवाल करिए अपना। सर, 80 साल एज वास्ते कमजोरी बहुत है अगे। चलिए, लगता है फोन कट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। सभी दर्शकों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद करें, नेटवर्क एरिया में आकर बात करें, लाउड स्पीकर पर फ़ोन को ना रखें और सिर्फ बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल ही करें। कोई आपको बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल है, संक्रमण से जुड़ा हुआ सवाल है, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, वायरल से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप करें। अदरवाइज बाकी दर्शकों का भी समय कम से कम खराब नहीं होना चाहिए। कार्तिक जी, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में शुरुआत में ऐसी स्थिति थी, क्योंकि जब फीवर आ रहा था तो लोगों को लग रहा था कि वैक्सीन के बाद फीवर क्यों आ रहा है, वैक्सीन के बाद कोरोना क्यों हो रहा है, ये अभी भी क्या दिक्कतें हैं? और जो आपने 2 से 3 दिन की बात कही है वैक्सीन लगने के बाद की, ये क्या सभी मरीजों में होता है या कुछ कुछ मरीजों को फीवर आता है वैक्सीन के बाद? वैक्सीन का जो फीवर है वो 99% लोगों को सिर्फ एक ही दिन के लिए आता है। बाकी मैंने तो फिर भी आपको थोड़ा सा जो बाकी 5% लोग हैं उनके लिए बताया कि 2 से 3 दिन तक फीवर आ सकता है। अदरवाइज वैक्सीन का फीवर सिर्फ एक दिन के लिए, थोड़ी थकान होती है, जो पीठ है, पीठ में दर्द होता है और मसल्स में थोड़ा पेन रहता है। उसके अलावा वैक्सीन का कोई ऐसा फीवर नहीं है। जो भी कुछ है वो सिर्फ एक अफवाह है कि ज़्यादा देर फीवर रहता है, सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक फीवर रहता है। उसके अलावा वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोवैक्सीन से जो है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है कि उससे फीवर थोड़ा कम आता है। कोविशील्ड से एक दिन थोड़ा ज़्यादा आता है, कोवैक्सीन से थोड़ा सा कम आता है। ठीक है। अभिनव जी, क्या आपके पास भी इस तरह के मरीज आए थे कोविड काल में, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, उनको फीवर की दिक्कत हो या और कोई समस्या हो रही हो? सर, वैक्सीन के बाद फीवर आना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब अगर हमें चाहिए कि वैक्सीन के बाद फीवर आए, इसका मतलब है कि बॉडी वैक्सीन से रिएक्ट कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, तो इट्स अ गुड साइन।
कुछ लोग हैं जिनको वैक्सीन के बाद फीवर नहीं आया। मेरे भी नॉन में घर में भी 1-2 लोग हैं जिनको वैक्सीन के बाद फीवर नहीं आया। तो उन लोगों में लाइकली है कि अगर कोविड होगा तो कुछ सिम्टम्स कोविड के और बाकी वैक्सीनेटेड लोगों से थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, उनका डर है। वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोविड होगा ही नहीं, आप कोविड फैला भी सकते हो, बस ये है कि माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज होगी। ठीक है, करनाल से एक और दर्शक हमारे साथ है, अपना नाम बताइए सर और अपना सवाल करिए। हाँ सर जी, मैंने जो है ना डिस्टेंस डलवाए थे, तो वैक्सीन लगवा लूं? सवाल दोहराइए अपना। हाँ जी सर। हाँ जी, डलवाए थे उन्होंने और टीका लगवा ले उससे। कार्तिकेय जी आपने सवाल सुना? डॉक्टर कार्तिकेय आपने सवाल सुना? हाँ जी, ये यही कह रहे हैं ना कि हमने स्टेंट लगवाए हुए हैं। हाँ जी, तो इसीलिए वैक्सीन इनको ज़रूर लगवानी चाहिए और इन्हें जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि ये एक हार्ट पेशेंट है तो इन्हें वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी भी लोगों के मन में कार्तिकेय जी सवाल हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके मन में अभी भी सवाल है वैक्सीन को लेकर, और ये एक या दो नहीं, देखिए कई दर्शकों ने इस तरह का सवाल पूछा है। जी हाँ, ये सबको रहता ही है कि हमें तो बीमारी है, हम वैक्सीन लगवाएंगे तो वैक्सीन से हमारी बीमारी पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। बट जैसे आप देखिए कि एक कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो इम्यूनिटी का डिपार्टमेंट है वो अलग है, जो हार्ट का डिपार्टमेंट है वो अलग है, ठीक है जी। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप वैक्सीन लेते हो तो उससे आपके हार्ट को या आपके लंग्स को या आपकी किडनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सवाल ये भी है डॉक्टर अभिनव, जो दोनों वेव में पीड़ित हुए हैं, जो लोग दोनों वेव में संक्रमित हुए हैं कोरोना की वजह से, थर्ड वेव को लेकर उनके मन में डर है कि कहीं कोरोना उनको जकड़ ना ले, अगर थर्ड वेव आती है तो क्या उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए वो दोनों बार पीड़ित हुए? सर अगर वो किसी बड़ी या लंबी बीमारी से के है, उनको कोई किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, और फिर भी वो दोनों वेव सरवाइव कर चुके हैं, तो उनको थर्ड वेव में भी डरने की जरूरत है। डरने की जरूरत हर किसी को है, डर हमेशा अच्छा है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट है जिसको पहले कोई लंबी बीमारी नहीं है और दोनों वेव में उनको कोविड हो चुका है, तो मेरे हिसाब से वो पेशेंट रिलेटिवली सेफ है। हम अगर देखें तो वो हो सकता है उनको थर्ड वेव में बहुत माइल्ड डिजीज हो या ना भी हो, लेकिन अगर फिर वही बात है कि अगर इन्फेक्शन डिपेंड करता है कि हमने इन्फेक्शन पकड़ा कैसे है, हमारा सोर्स क्या था, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या था, कितना इन्फेक्शन शरीर के अंदर गया है, अगर आम भाषा में समझाऊं तो अगर उनको बहुत ही बिल्कुल बहुत बीमार मरीज के बिल्कुल पास तक जाते हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं रखते हैं, तो उनको तीसरी वेव में भी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसका मतलब वो तीसरी वेव में जब बचेंगे जब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे। डॉक्टर कार्तिकेय, पोस्ट कोविड की समस्या लोगों के साथ है, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ब्रीथिंग की दिक्कत है कोविड के बाद, और गले में दिक्कत रहती है, खराश रहती है, इस तरह की चीज़ों के लिए क्या करना उचित है? जिनको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोविड के बाद, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें। जैसे डॉक्टर अभिनव ने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे प्राणायाम, शंख बजाना, एक आपने बॉल्स वाली वो देखा होगा जो हम जिसमें फूंक मारते हैं और बॉल्स ऊपर उठती हैं, वो एक बहुत कॉमनली यूज़ होती है एक अप्लायंस, तो उसको यूज़ करें, अपनी बेसिकली लंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट, एंड जो मायल्जिया है, जिनको जो पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मायल्जिया मतलब मसल पेन जो रहता है, उसके लिए वो यही है कि एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, कि अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन है तो वो पेन किलर्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड बस यही है कि इनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये एक टेम्परेरी फेज है जिसको पोस्ट कोविड सिम्टम्स बोलते हैं, एंड ये बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाए। ठीक है, पटौदी से जय शिवशंकर जुड़ गए एक दर्शक। जय शिवशंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल करिए अपना। ठीक है, पटौदी से सर टीवी की आवाज़ बंद करिए पहले। हेलो जी सर बोलिए, और टीवी की आवाज़ बंद रखिएगा। जी नमस्कार जी। जी मैं डॉक्टर अग्रवाल से कुछ ये कोरोना वैक्सीन के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे और मेरी वाइफ को 2 महीने से ज्यादा हो गए वैक्सीन लगे हुए, और हमारे को दोनों को स्किन प्रॉब्लम हो गई है। अब दूसरी डोज का भी टाइम आने वाला है, क्या उसे लगवाएं या ना लगवाएं? स्पेशलिस्ट से दिखा दिया, पहले भी आपके चैनल पे एक बार
हमने बात की थी तो बोल रहे स्पेशलिस्ट से दिखाइए, स्पेशलिस्ट से भी दिखा दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइवेट दिखा दिया, सरकारी दिखा दिया। डॉक्टर कार्तिकेय, स्किन प्रॉब्लम बहुत तरह की होती है एंड हो सकता है कि जैसे ये वाला एक जो मौसम चल रहा है जिसमें ह्यूमिडिटी है और थोड़ी गर्मी है, इस मौसम में फंगस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो फंगस होती है वो स्किन प्रॉब्लम इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है, बट उसका वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं है। बट क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि जो फंगस हुई है ये वैक्सीन की वजह से ना हुई जी, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक लोकल स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उनसे डायग्नोसिस पूछिए कि ये जो डायग्नोसिस है ये फंगस है या क्या है। तो अगर तो वो फंगस है तो उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलेगा और वो ठीक हो जाएंगे, राइट। एंड अगर वो उससे एलर्जी होती, वैक्सीन से एलर्जी होती तो वो उसी टाइम होती। वो कोई भी वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही होती है अगर, तो वो उन्हीं 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है, उन्हीं 2 दिन में होगी। उसके बाद इतने टाइम तक वैक्सीन की प्रॉब्लम नहीं चल सकती। तो इसीलिए मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि जो लोकल स्किन स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएं और अपनी जो स्किन की प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट लें। चलिए, शुक्रिया जय शिवशंकर जी आपका जुड़ने के लिए। अभिनव जी, एक आखिर में संदेश आपसे मैं चाहूँगा लोगों के लिए। सर, आखिरी में संदेश ये मैं बात पहले भी रखना चाहता था, आगे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, 4-5 त्योहार इकट्ठे आएंगे, मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी टाइम से है। मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड वेव शुरू होगी तो यहाँ से शुरू होगी। तो बाजार में प्लीज जरूरत ना हो तो ना जाएं, बिना काम बाजार ना जाएं। अगर जरूरत के काम के लिए बाजार जा भी रहे हैं तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, बिना मास्क लगाए बाहर जाना पाप है, गुनाह है जी। और सैनिटाइजर का अपने साथ यूज करें, घर आते ही हाथ धोएं, मास्क चेंज करें और इन सारी चीजों का बहुत सावधानी से पालन करें, क्योंकि आगे जो टाइम आएगा, आगे जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ होगी और मुझे नहीं लगता कि लोग जिस हिसाब जितनी जल्दी सेकंड वेव को भूल गए हैं वो बाजारों में कोई ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे ही अब तक मास्क उतर गए हैं, लोग ध्यान नहीं रख रहे, तो फेस्टिवल बहुत डेंजरस रहेंगे मेरे को लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अभिनव और डॉक्टर कार्तिकेय। आप दोनों ने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आज हेलो डॉक्टर हमारे खास प्रोग्राम में किया और मुझे उम्मीद है कि सभी दर्शकों ने आप लोगों को ध्यान से सुना होगा, आपकी सभी बातों पर अमल भी करेंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से मैं आपसे अपील करता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं, कोविड के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का पालन करते रहें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए हमारे खास शो हेलो डॉक्टर से मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।